सो हेलो गाइस, मैं एक और वीडियो के साथ आ गया हूँ। इसमें मैं कोशिश करूंगा, मतलब ये मेरी फर्स्ट एवर ऐसी वीडियो होने वाली है जिसमें मैं CGL 2025 की एनालिसिस करूंगा और कट ऑफ एक स्कोर ऐसा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा कि अगर उसके बियॉन्ड आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। बिना किसी सेकंड थॉट के आप टीयर 2 की तैयारी में लग सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये पर्सनली मेरे दिमाग में कुछ फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को अफेक्ट करेंगे। एक एक करके मैं आपको ये सारे फैक्टर्स समझा देता हूँ, फिर मैं एक निष्कर्ष आपको समझाऊंगा कि मैं जो नंबर बता रहा हूँ कट ऑफ का वो क्यों होगा और कैसे होगा। और मतलब मैं बिल्कुल लॉजिकली आपको ये सारी चीजें समझाना चाहूंगा। देखो, पहला फैक्टर है, फैक्टर्स डिस्कस करने से पहले आप सभी को पता ही है कि CGL मतलब 2025 SSC का सबसे डार्क फेज है। वेंडर बदल गया, आप सबने सिलेक्शन पोस्ट और जो आपका स्टेनो वाला एग्जाम होता है उसमें आप सभी को पता है कि कितनी बुरी हालत हुई है, कितनी दूरदर्शा हुई है बच्चों की। सेंटर्स 500 हजार हजार किलोमीटर दूर आ रहे हैं। सेंटर्स पे प्रॉपर एग्जाम देने की प्रॉपर वो नहीं कर रखी, हालत नहीं है। बाउंसर से बच्चों को पिटवाया जा रहा है, पुलिस से बच्चों को डरवाया जा रहा है जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऑन एंड होल इन सब चीजों का एक सम फैक्टर जो इसमें मैंने मेंशन करना मैं भूल गया, जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर है, उस उससे बहुत ज्यादा स्कोर्स पे अफेक्ट आया है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं आपको बताता हूँ। साइकोलॉजिकली सब ये तैयार थे कि CGL सितंबर एंड से शुरू होगा या मिड अक्टूबर से, बट इन्होंने 12 सितंबर को दे दिया, जो कि किसी टीचर किसी यूट्यूबर को कुछ भी नहीं पता था। सेकेंडली, साइकोलॉजिकली इन्होंने इतना वीक कर दिया था कि एग्जाम प्रोसेस पे किसी को ट्रस्ट रहा ही नहीं था। सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की इतनी ज्यादा डिले करके, सिलेक्शन पोस्ट में जैसे क्वेश्चंस है वो डिले करके, फिर इनके नोटिस पे नोटिस की आप क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर सकते, टीचर्स पे पेनल्टी लगा देंगे, आपका कैंडिडेचर रद्द कर देंगे। और उससे पहले भी फॉर्म भरने के टाइम पे आधार ऑथेंटिफिकेशन, चेयरमैन क्लेम कर रहे हैं कि मल्टीपल फॉर्म्स नहीं भर पा रहा था बच्चे, इस वजह से नंबर ऑफ जो लोग हैं एग्जाम गिवर्स है वो कम है। ठीक है, मतलब फॉर्म फिल्स हैं वो कम है, फिलअप है वो कम है। बट जब मल्टीपल फॉर्म्स भी फिल करता था इंसान तो एग्जाम तो वो एक ही देने जा रहा है ना। तो जो RTI लगा के अभी लग जाइए, आप देख पाएंगे कुछ टाइम में आ जाएगा कि कितने लोग अपीयर हुए। तो उन उन सब चीजों से क्लियर हो जाएगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपने 26 सितंबर को लास्ट शिफ्ट करा के अफेक्टेड सारे स्टूडेंट्स की 14 अक्टूबर एक मतलब 14 अक्टूबर को ही क्यों करवाई? मतलब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि आपका जब सिस्टम आप कह रहे हैं कि सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनो के बाद हमारी चीजें अच्छी हुई हैं, अपग्रेड हुई है, चीजें स्मूथ रन हुई है, तो 14 अक्टूबर आपने क्यों सिलेक्ट करा? 7 अक्टूबर करा क्यों नहीं करा? 1 अक्टूबर क्यों नहीं करा? 5 अक्टूबर क्यों नहीं करा? या 26 के बाद सीधा 30 सितंबर ही क्यों नहीं कर दिया? 4 दिन भी इनफ थे बच्चों की फीडबैक और वो करने के। और फीडबैक का भी मैं बता दूं, जिसने कोई फीडबैक भरा ही नहीं, मतलब 16,000 स्टूडेंट्स थे जो बैठे थे री एग्जाम में। 16,000 स्टूडेंट्स में से 80%, मतलब मोटा मोटा 10,800 बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने कोई फीडबैक भरा ही नहीं, फिर भी उनका वो आ गया। और पर्सनली पर्सनली मैंने जिनसे बात करी है, जिन बच्चों से टेलीग्राम पर, जिन्होंने फीडबैक भरा था और उनको री एग्जाम चाहिए था, बट री एग्जाम नहीं आया। कुछ बच्चे ऐसे उन्होंने CGL 3-3 बार दे दिया, एक बार अपनी ओरिजिनल शिफ्ट में, दूसरी बार उनका बीच में री एग्जाम कैंसिल होकर री एग्जाम शेड्यूल हो गया था, और तीसरा 14 अक्टूबर को। मतलब बहुत ही हैफजेड चीजें हुई हैं, बहुत ही हैफजेड चीजें हुई हैं। ठीक है, फिर ये 19 लोकेशंस और 19 कंप्यूटर वाला आपको पता चला होगा। जो भी चीजें थी इसके पीछे मेरे को तो नहीं पता कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, बट समझ रहे होगे, स्लिप ऑफ टंग, और तो क्या ही कहूँ। तो ये फैक्टर्स के बारे में जान लो थोड़ा। देखो, पहला फैक्टर है हमारा नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, इसमें कहीं कहीं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो है वो 14,014.6 के हैं। ठीक है, बट बट जो RTI लगा के वैकेंसीज ढूंढ रहे हैं वो अराउंड 16.5 के हो गई है। ठीक है, 16.5 के वैकेंसीज। ठीक है,
जिसमें 4200 की सबसे ज्यादा वैकेंसीज है इस बार ओएस पोस्ट की। ठीक है, तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पे कैसे। अगर ये 14.6 का देखें तो एसएससी में देखो ये रूल है, अगर आपकी जो वैकेंसीज हैं वो लेस देन 15,000 है ना, अगर जो आपकी वैकेंसीज हैं वो लेस देन 15,000 है, तो आपको एटलीस्ट 11 से 12 टाइम्स बच्चे बुलाने चाहिए, मीन्स क्वालिफाई करने चाहिए। ठीक है, अगर उसको मद्देनजर रख के देखा जाए तो ये नंबर आ रहा है अराउंड 1.68 लाख स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हम सिंपली इसका 11 से 12 गुना देखें फॉर मेंस, और अगर इस नंबर पे, इस नंबर ऑफ वैकेंसीज पे ये बुलाते हैं तो 10 गुना भी अगर इसको कंसिडर करें तो ये नंबर भी अराउंड 1.65 लाख आ रहा है। तो मेन क्वेश्चन ये है कि एसएससी जिसने प्री में अराउंड 25 से 30 हजार बच्चों का पर डे एग्जाम कराया है, क्या जैसा कि चेयरमैन वो कर रहे हैं, बार बार चीजों को बोल रहे हैं कि हम एक दिन में मेंस कराएंगे, एक दिन में मेंस कराएंगे, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये 1.68 लाख या 1.65 लाख स्टूडेंट्स का एक दिन में मेंस करा सकते हैं? देखो 90,000 तक करवा रखा है इन्होंने, 80-90,000 तक करवा रखा है, बट 1.68 लाख इज अ वेरी बिग नंबर, 1.65 लाख इज अ वेरी बिग नंबर। तो 1.65 लाख बच्चों का मेंस कराना विथ टाइपिंग ऑन द सेम डे इज अ वेरी बिग थिंग इन इटसेल्फ। तो जहां तक मेरे पर्सनल व्यूज हैं, मेरे को लग रहा है कि ये एक दिन में शिफ्ट्स को मैनेज कर लेंगे, बट किसी एक भी सेंटर पे कुछ गलत हो गया तो ये एक सेकंड शिफ्ट उसकी जगह री एग्जाम के लिए नोटिस डालेंगे, और फिर वही नॉर्मलाइजेशन की चीजें बीच में आएंगी क्योंकि 2 शिफ्ट में पेपर हो गया, जहां तक मेरे को सिनेरियो लग रहा है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि 1.68 लाख से 1.65 लाख, तो मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मेंस गिवन है वो समवेयर अराउंड 1.5 लाख लेके चल रहा हूँ, थोड़ा कम साइड पर ही। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर इतनी वैकेंसीज हैं तो इतने मेंस देने चाहिए, और इतनी वैकेंसीज हैं तो इतने लोग मेंस मेंस का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आप आरबी या ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म किसी की भी वीडियो उठा के देख लो, वो सब कह रहे थे कि जो वैकेंसी है वो अराउंड 17.5 के रहने वाली है, 17.5 के से 18 के तक। ठीक है, पर ऑफ कोर्स इस नंबर पे तो मतलब मेंस के लिए नहीं बुलाएंगे, वो ये नंबर तो बाद में अचीव होता है जब मेंस हो जाता है, जब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म लाइव होते हैं। तो मैं अभी ऑन द सेफ साइड इस नंबर को लेके कट ऑफ प्रेडिक्ट करूंगा। ठीक है, 1.5 लाख को लेके। सेकंड, वही नंबर ऑफ शिफ्ट्स, अगर पेपर एक शिफ्ट में हुआ तो मैंने आपको बता दिया कि जो मेरे को दिक्कत लग रही है कि वो ये कर देंगे, कह देंगे कि इस सेंटर पर गलती हो गई और इस एग्जाम रीशेड्यूल करेंगे सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए करेंगे, तो फिर वही नॉर्मलाइजेशन और इक्वी परसेंटाइल मेथड, सिर्फ 200 250 हजार बच्चों का मींस अगर रीशेड्यूल करा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मैंने आपको समझा दिया। चेयरमैन तो बार बार कह ही रहे कि मैं सिर्फ एक शिफ्ट में कराऊंगा, एक शिफ्ट में कराऊंगा, बट कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है, चीजों को कहना और करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो दिस इज द थिंग कि मेरे को लग रहा है कि 2 ही शिफ्ट में होगा, फिर बाद में फिर ये दिक्कतें आएंगी नॉर्मलाइजेशन की एंड यू नो ऑल दीज अदर थिंग्स। तो पहली 2 चीजें तो हो गई। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर सिलेक्टिंग स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर यही कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, वो वैकेंसी पे देखो डिपेंड करना चाहिए। कम वैकेंसीज है 15,000 से, मैंने आपको बता दिया 15,000 से कम है तो 11 या 12 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, और वैकेंसी 15 से ज्यादा है, 15,000 से ज्यादा है तो 10 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कम से कम होना चाहिए, 10 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बट 2022 में इन्होंने काफी बच्चे बुला लिए थे, 36,000 वैकेंसी पे इन्होंने अराउंड 2,80,000 बुला लिए थे मेंस के लिए, क्योंकि वहां पे वैकेंसी इतनी ज्यादा थी तो वहां पे रफली रफली 9 गुना बैठ रहा था। बट वो
9 गुना तो इन्होंने देखो 36,000 वैकेंसी पे भी बुलाए हैं, तो 36,000 वैकेंसी पे तुम 9 गुना बुला रहे हो, और 15,000 से लेस, मतलब उसके 40% वैकेंसीज पे तुम सिर्फ एक ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर से इंक्रीज करोगे। तो ये कहाँ की मतलब चीजें मतलब टुवर्ड्स वो रही बच्चों के हित में। आप कह रहे हो ना कि हम बच्चों के हित में काम कर रहे हैं। मोर ओवर, आपको जो साइकोलॉजिकल पेन और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बच्चों पे गुजरा है इस दौरान, पूरा जब तक सीजीएल नहीं हुआ और सिलेक्शन पोस्ट वाले बच्चों को, तो उन्होंने ऑलरेडी मेंटल लेवल को डाउन कर दिया था। तो आपको थोड़ा ज्यादा ही बच्चों को बुलाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मेंस देने का मौका मिले इस बार। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक करें, ताकि ये जिन कानों में बातें जानी चाहिए उनको सुनाई दे। वो कहते हैं ना कि मतलब टीचर टीचर खिलाफ है, टीचर खिलाफ है, और ये है वो है। तो मैं तो कोई टीचर भी नहीं हूँ कि अगर कोई बात मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है। अब सेकंड आता है एवरेज मार्क्स पर शिफ्ट। अब देखो, ये ना ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। एवरेज मार्क्स जो कि स्पैन कर रहा है 90 से लेकर 126 तक। अब ये वाला जो स्कोर है ना, ये एक यू कैन से एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन है। एवरेज स्कोर की अगर बात करें, जो रियल है वो वही है 119 तक रियल। कैसे, मैं समझा देता हूँ आपको। इसको मैं नाम देना चाहूंगा ये 14th अक्टूबर एंड ऑल मनी। एंड लॉमी। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, आप सभी को पता है कि 14 अक्टूबर को एग्जाम को रीस्केड्यूल कराया गया, तो अराउंड उसमें 16,000 बच्चे बैठे थे। अब इसमें ये सामने आ रही है चीजें कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, और वो कह रहे हैं कि वो इजीएस्ट शिफ्ट है अकॉर्डिंग टू मतलब एवरेज मार्क्स, क्योंकि उस शिफ्ट के एवरेज मार्क्स 126 127 तक टच कर रहे हैं। 126 या 127। तो इतना ज्यादा एवरेज मार्क्स कैसे, मतलब जो इससे पहली वाली शिफ्ट है, जो सेकंड इजीएस्ट शिफ्ट है अकॉर्डिंग टू एवरेज मार्क्स, उसका जो एवरेज स्कोर है वो इतना है। ठीक है, और इसके बीच में गैप देखो कितना, 7 नंबर का गैप, 7 मार्क्स का गैप आ रहा है। तो ये 14 अक्टूबर एनोमली है। क्या क्लेम किया जा रहा है कि बहुत सारे बच्चों को, मतलब मैंने बताया ना 10,800 बच्चों को में ये चाहिए ही नहीं था, उनका पेपर अच्छा गया था ना, उन्होंने कोई फीडबैक भरा था, बट उनका री एग्जाम आ गया जो उनको सिर्फ 5 दिन पहले पता चला। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि देखो यार, 26 को लास्ट शिफ्ट हुई थी, 4 दिन वो और 14 दिन वो, 18 दिन तो एक्स्ट्रा मिल ही गए उन बच्चों को, तो क्या ही उनके साथ बुरा हुआ है। पहली चीज कि जो एडमिट कार्ड है वो सिर्फ 5 दिन पहले आया था, मतलब 14 को है तो 10 को आया था, 4 दिन पहले। तो बच्चा पैनिक भी होता है जब उसको पता चलता है कि मेरा री एग्जाम है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, ये सुन हो जाता है माइंड, कि पता चलता है कि री एग्जाम है और सब कुछ सही जाने के बाद भी। और कुछ बच्चों का तो री एग्जाम से बेटर ओरिजिनल एग्जाम हुआ था, और वो कह रहे हैं कि शिफ्ट इजीएस्ट, देखो एवरेज मार्क्स अगर देखे जाए तो मतलब वो शिफ्ट इजीएस्ट होनी चाहिए 14 अक्टूबर की, बट ऐसा नहीं है। बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि जो उसका लेवल था उस शिफ्ट का काफी अच्छा था, मतलब वो अगर नॉर्मल डेज में ली जाती तो वो आराम से मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट में, मतलब टॉप 12 शिफ्ट्स में अपनी जगह बनाती। तो ये क्लेम करा जा रहा है काफी कि उसको रॉन्गली पुट करा जा रहा है, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 16,000 ऑलरेडी कम है, और वो कुछ अच्छे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मतलब कि जो ऑलरेडी या तो सिलेक्टेड है, या जिनका लेवल ऑलरेडी 2024 के प्री में 160 का है, 155 का है रॉल आने का, वो सारे बच्चे बैठे हैं। इस वजह से उन सब ने इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट बढ़ा दिया, और इसमें कह रहे हैं कि रेडीनेस मिल गई। तो इसमें जो चीटिंग हुई है वो भी अच्छे लेवल की हुई है, कहा जा रहा है ऐसा, मैं मेरे को नहीं पता, क्लेम्स ऐसे हैं कि जो चीटिंग का लेवल है, ये इन्होंने 14 15 16 दिनों में बच्चों को प्रिपेयर कर दिया, और उन बच्चों को रीस्केड्यूल कर दिया जिन बच्चों ने पैसे वैसे दिए थे, तो उनका लेवल मतलब इसलिए, और प्रिपेयर्ड कर दिए ताकि पकड़े ना जाए, जो कि अपना वो है रिमोट एक्सेस और जो भी चीजें हैं।
तो इन्होंने बच्चों को प्रिपेयर कर दिया। अभी देखा होगा आपने उड़ीसा में जो स्कैम हुआ है कि कैसे बसों में भर के उनको ट्रेनिंग सेंटर के नाम पे लिया जा रहा था और पेपर दिए जा रहे थे। तो कुछ ऐसा ही मान लो कि ये 14-16 दिन का टाइम फ्रेम मिल गया ऑफिशियल्स को चीटिंग का एक नेट सेटअप करने में। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। अब ये सबसे बड़ी बात है, नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो इक्वी परसेंटाइल मेथड आया है उसमें अराउंड, मैं आपको बताऊं, देखो 24 के सिनेरियो से कंपेयर करते हैं जो 24 में अभी तक हुआ है। 2024 में मेरे एक नोन के सिर्फ 40 मार्क्स थे, 40 मार्क्स थे। ठीक है, उसका शायद टफेस्ट शिफ्ट में था तो वो बढ़ के 65 मार्क्स हो गए थे। ये उसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ये उसका रॉ स्कोर है। तो इस बार ना ये चीज नहीं होगी। इक्वी परसेंटाइल मेथड, आपकी परसेंटाइल, आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उसको हर शिफ्ट से कंपेयर करा जाएगा कि इस पर्टिकुलर मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बैठ रही है, और उन सभी मार्क्स का एवरेज करके आपकी परसेंटाइल, आपके मार्क्स बनाए जाएंगे, फिर आपकी परसेंटाइल डिसाइड होगी। ठीक है, पहली बात तो ये। अब पिछले सालों तक एग्जाम्स में जो वेरिएशन रहता था वो बढ़ने का रहता था 25 मार्क्स तक, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई दिया, और वहां पे गिरते भी थे तो सिर्फ हद से हद 1 या 2 मार्क्स तक ही डिक्रीज होते थे। बट इस बार क्या होगा, इस बार आप देख सकते हो जो विंडो है वो -9 से लेकर +11 तक रेंज कर रही है। मतलब ये टफेस्ट के बढ़ सकते हैं, जो टफेस्ट के शिफ्ट के इंक्रीज हो सकते हैं, और ये इजीएस्ट के डिक्रीज हो सकते हैं इतने मार्क्स। ठीक है, तो जो मार्क्स रेंज है वो पिछली बार से कम है, जो स्पेक्ट्रम है मार्क्स का वो पिछली बार से कम है। मोर ओवर बच्चों के नेचुरली ही मार्क्स कम आए हैं। ठीक है, नेचुरली ही मार्क्स कम आए हैं बच्चों के। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको बताया कैसे फिर अफेक्ट कर सकती है आपको। तो इस बार जो हैफजेड नॉर्मलाइजेशन होता था ना कि 20-20 नंबर बढ़ रहे हैं, 25-25, 22-22 नंबर बढ़ रहे हैं, वो चीजें इस बार नहीं होंगी क्योंकि इस बार इक्वी परसेंटाइल मेथड आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन का समझा दिया। चीटिंग का मैंने आपको बता दिया कि अब मेरे को नहीं पता इसमें एक बात में कितनी सच्चाई है कि वो 19 लोकेशन की जगह सिर्फ 19 कंप्यूटर था। देखो 19 कंप्यूटर पे ये चीटिंग होगी तो नेग्लिजिबल इफेक्ट आएगा, कट ऑफ पे तो जीरो इफेक्ट आएगा, बट डिपेंड करता है। इन्होंने अब एसएससी के एक नोटिस में इन्होंने लिखा है कि 1114 स्टूडेंट्स डिबार कर दिए थे हमने, जो चीटिंग करते हुए पाए गए थे सीजीएल 2025 में, तो इतने डिबार कर दिए थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं तो ये तो बाद में पता चलेगा। अगर आपने डिबार करी थी तो उनका रोल नंबर तो आप अपने नोटिस में डाल सकते हो, और रोज एक नया नोटिस निकाल रहे हो तो रोल नंबर, नेम लिस्ट कुछ तो डाल सकते हो। जब आपने डिबारी कर दिया तो फिर आप क्यों नहीं आप पब्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। अब नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है उसमें आप अपना देखें तो काफी डिफरेंस आया है पिछली बार से भी। और चीटिंग का मैंने आपको समझा ही दिया कि रिमोट एक्सेस कितने सिस्टम्स पे हुआ है, कितनी लोकेशंस पे हुआ है, कितना पकड़ा जा रहा है, क्योंकि 100% चीजें तो कभी पकड़ी ही नहीं जाती। तो डिपेंड करता है, अब आटे में नमक जितनी चीजें चलती है, पर नमक में आटा हो जाएगा तो फिर कैसे ही होगी चीजें। तो ये सारी चीजें भी देखनी चाहिए। ठीक है, अब मैल प्रैक्टिसेस एंड पीपल कॉट, वही कि कितने कॉट हो रहे हैं, कितने वो कर रहे हैं। अब स्क्राइब, देखो अब मैं बताता हूँ कुछ फैक्टर्स जो कट ऑफ को थोड़ा गिरा भी सकते हैं। आपको पता है स्क्राइब स्कैम क्या होता था कि अभी तक आप अपने स्क्राइब लेके जा रहे थे एसएससी की पेपर देने, तो वो स्क्राइब कुछ भी नहीं उसकी चेकिंग होती थी अभी तक, कोई भी इजीली ले जाता था। वरना तो स्क्राइब का ये रूल होता था कि जो भी आप स्क्राइब लेके जा रहे हो वो आपसे एटलीस्ट 2 लेवल्स ऑफ कम उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेजुएट हो तो उसकी ग्रेजुएशन नहीं होनी चाहिए और 12th नहीं होनी चाहिए। मतलब वो 11th क्लास का स्टूडेंट होना चाहिए, 10th 11th क्लास का। ये स्क्राइब की कंडीशंस होती थी। ठीक है, आपकी डिसेबिलिटी पे डिपेंड करता था कि आप स्क्राइब के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। बट आज तक पिछले साल आपने भी देखा होगा, अभिनय सर ने इस पे आवाज उठाई तो अब ये सिस्टम जाके चेंज हुआ है कि एसएससी ने अपना स्क्राइब दिया है, तो ड्रास्टिकली मार्क्स रिड्यूस हुए होंगे। देखो क्या होता था पिछली बार, जो अभिनय सर ने जब स्कोर कार्ड्स दिखाए प्री और मेंस की उन्हीं बच्चों के जो स्क्राइब लेके गए थे, तो प्री में ला रहे हैं वो 150, कुछ सेक्शंस में 50 में से 50 स्कोर कर रहे हैं, और मेंस में उनके नंबर आ रहे हैं -6 -2। तो ये चीजें इस बार वो होंगी। और ये सबसे बड़ी चीज है, सेपरेशन ऑफ कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू एज फॉर जीएसओ। पिछली बार क्या होता था, पिछले सालों तक आई मस्ट से कि
जेएसओ के जितने भी बच्चे थे, जेएसओ की कट ऑफ हाई जाती थी तो उसमें सब हाई हाई मार्क्स वाले बच्चे ही तो इंक्लूड होंगे नॉर्मल से, जब उसकी कट ऑफ हाई जाती थी। तो विदाउट सेपरेटिंग द एज वो सब बच्चे नॉर्मल के लिए भी ये एलिजिबल दिखा देते थे मेंस देने के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। नॉर्मल पोस्ट के लिए जो एज होती है वो 4600 ग्रेड बी की 31 तक होती थी, बट जेएसओ की आई गेस 33 तक होती है आपके यूआर के लिए। तो ये क्या करते थे, जेएसओ के बच्चे भी नॉर्मल वाली लिस्ट में डाल देते थे विदाउट एनी एज फिल्टर। तो इस बात पे विनय सर ने आवाज उठाई थी और इस वजह से एक डेढ़ नंबर जो कट ऑफ कम रिवाइज आई थी वो हुई थी। तो इससे भी एक दो नंबर, इस बार तो 3-4 नंबर का इफेक्ट आया क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी कम है। जेएसओ वाले बच्चे इसमें रिपीट नहीं करेंगे जिनकी एज नहीं है, जो एलिजिबल ही नहीं है, तो उससे कट ऑफ गिरने के चांसेस हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मेरे दिमाग में आए, और कोई भी मैं अगर मिस करता हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और 14 अक्टूबर वाले बच्चे प्लीज कमेंट करें। मैंने आपके इशू को भी कवर करा है, तो आप प्लीज एक बार बताइए कि जो मैंने बताया कि वो सच है या नहीं है। आगे देखते हैं। अब आप देख सकते हो ये रैंक मित्रा का रॉ मार्क्स का रॉ मार्क्स का बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। ये डेटा है इतने बच्चों पे, मतलब 2,74,808 स्टूडेंट्स पर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, जब भी कट ऑफ ये ऐसी वेबसाइट्स पे कोई भी चेक करने जाता है ना, तो आप ये तो मानो साइकोलॉजी कोई जिसके 120 या उससे कम मार्क्स हैं, वो कुछ ही बच्चे शुरू शुरू में इतने उत्सुकता से जाते हैं। ये जो नंबर बढ़ता है बच्चों का जिन्होंने थोड़ा लो स्कोर करा है, जो थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट है, वो बाद में बढ़ना शुरू होता है। शुरू में तो सब टॉपर्स अपना चेक कर ही लेते हैं। तो जैसे जैसे रैंक मित्रा पे डेटा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही आपकी शिफ्ट एवरेज गिरती जा रही है। ये जो मैंने बात बोली है बहुत बड़ी बात है, और ये क्लियर भी होती जा रही है। ये जो प्रोपोजिशन मैंने बोला, ये क्लियर होता भी जा रहा है डाटा, क्योंकि एवरेज गिर रहा है। एवरेज गिरने का मतलब तो सिंपल सी बात होती है, मैथ्स में पढ़ रहे हैं कि लोअर मार्क्स वाले बच्चे ज्यादा चेक करते जा रहे हैं अपने एग्जाम ये मार्क्स को। तो अभी ये 274 बहुत अच्छा डाटा है। देखो, किसी में भी कहते हैं, किसी एग्जाम में भी उसके जो मैक्सिमम 20% बच्चा ही जो होता है वो सीरियस होता है। ठीक है, 20% बच्चा है जो सीरियस होता है। अब एग्जाम दिया है अराउंड मान लो 13 लाख ने, तो 20% ऑफ 13 लाख कितना हुआ? मतलब अराउंड अराउंड 260 बच्चा हो गया, 2,60,000। तो अगर हम इस नंबर को इस नंबर से कंपेयर करें, इस नंबर को इस नंबर से कंपेयर करें, तो ये कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट बैठ रहा है। मतलब कि हम देख सकते हैं कि जो रियल कंपटीशन वाले बच्चे हैं जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं, उन सबने डेटा को चेक कर लिया, ये हम मान सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो इजीएस्ट शिफ्ट का जो एवरेज निकल के आ रहा है वो 118 के अराउंड निकल के आ रहा है। ठीक है, 118 के अराउंड। मतलब ऑफ कोर्स 14 अक्टूबर वाली का तो 127 ही आ रहा है। मैं अगर उसको थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो कि वो क्योंकि वो एनोमली वाली शिफ्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 130 से रॉ मार्क्स 56,000 कैंडिडेट्स के हैं, और मैं ये कट ऑफ आपको बता रहा हूँ 1.5 लाख कैंडिडेट पे, 1.5 लाख पे। तो देखो, ये इसका मोटा मोटा 3 गुना हो गया। ठीक है, 3 गुना। ठीक है, ये डाटा है इतने स्टूडेंट्स पे। अगर मैं इसका 3 टाइम्स करूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो ये बन जाएगा 8.1 लाख नियरली नियरली, और एग्जाम हमारा दिया है 13 लाख ने। ठीक है, तो देखो यहां से यहां तक सिर्फ 5 लाख का डिफरेंस आया। अब 5 लाख में इतने बच्चे तो नहीं होंगे ना जो इस एवरेज को ऊपर पुश कर देंगे, जो आपकी शिफ्ट एवरेज को ऊपर पुश कर देंगे। मतलब मैं आपसे बिल्कुल प्रैक्टिकल वाली बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल वाली बात। मैंने एआई मॉडल्स लगा के भी चेक करा है, तो मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल बातें समझा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे को इतने लोग चाहिए, 130 से ऊपर इतने लोग हैं, 36 हाँ 1.68 लाख बन रहा है ये कहीं। ठीक है, अब ये इसके ज्यादा करीब है। अब यही रॉ पे मैं देख रहा हूँ कि 135 से ऊपर 38,000 समथिंग है। तो ये बन रहा है 1.14 लाख, जो कि बहुत कम नंबर है। मतलब इतने तो कम नहीं जा सकते। तो अगर मैं रॉ मार्क्स के बेस पे कहूं, तो अगर आपके 135 रॉ स्कोर है, रॉ स्कोर
130 से 135 के बीच में। तो आप किसी की भी मत सुनो, सीधा मेंस की तैयारी करना शुरू कर दो। मेंस की तैयारी करना 130 से 135 के बीच में अगर आपका रॉ स्कोर आ रहा है किसी भी शिफ्ट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ शिफ्ट, किसी भी शिफ्ट में 130 से 135 के बीच में रॉ स्कोर आ रहा है, तो यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर मेंस। अब इसी डेटा को थोड़ा नॉर्मलाइज में देखते हैं। देखो नॉर्मलाइज्ड, अब मैं आपको एक बात और समझाता हूँ। नॉर्मलाइजेशन में अभी तक पिछले सालों तक 2024 में 80% ऑफ स्टूडेंट, 80 to 85% ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीज करते थे या सेम रहते थे। ठीक है, सिर्फ 10 to 15% के कम होते थे मार्क्स। इस बार क्या हो रहा है, उल्टा 80% स्टूडेंट्स के मार्क्स या तो सेम रहेंगे या कुछ मार्क्स से डिक्रीज करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ टॉप 15 टॉप 18 शिफ्ट्स के मार्क्स बढ़ाएगा, ये फॉर्मूला जो नया वाला है, वरना और सबके मार्क्स सेम रखेगा। ठीक है, तो 80% स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम रहेंगे या डिक्रीज करेंगे, सिर्फ 20% स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ेंगे। तो जो कट ऑफ है वो तो नेचुरली ही कम होगी ना। ये तो आप इन्फ्लेशन में पढ़ते हो ना कि अगर हम सबके हाथ में पैसा दे देंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। पैसा खींचना होता है दूसरों से, तब इन्फ्लेशन कम होता है। तो मार्क्स जब खींचे हैं इस नए नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले से, खींचे एज इन की सक इन हुए हैं, मतलब मार्क्स इजीली अवॉर्ड नहीं हुए हैं। जो मैंने आपको विंडो समझाई थी कि पिछले नॉर्मलाइजेशंस में 25-25 मार्क्स वो होते थे, वो विंडो अब श्रिंक होके 11 -9 से +11 के बीच में आ गई है। तो ये जो विंडो है ये इससे तो बहुत कम है, ये 0 से 25 के बीच में तो बहुत कम है। या चलो यहाँ पे -2 -3 ले लेते हैं, तो देखो ना यहाँ पे 27-28 मार्क्स की विंडो आ गई, यहाँ पे भी सिर्फ 18-20 मार्क्स की विंडो आई, तो कट ऑफ तो नेचुरली डिक्रीज करेगी। तो नॉर्मलाइज्ड में अगर आप देखें तो 130 अबव जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स वाले हैं, 2.5 लाख कैंडिडेट्स के डाटा पे, वो है 54,000, और हमें मोटा मोटा इसका 3 गुना चाहिए। ठीक है, इसका 3 टाइम्स चाहिए 1.5 लाख बनाने के लिए, 1.5 लाख बनाने के लिए। तो मैंने आपको कहा कि 130 प्लस जिसके नॉर्मलाइज मार्क्स आ रहे हैं, वो बिना कुछ सुने बिना कुछ करे सीधा सीधा मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। वापस आके देख लेना, ये वीडियो मैं डिलीट नहीं करूंगा, ये यहीं पे रहेगी। 130 प्लस जिसके नॉर्मलाइज मार्क्स आ रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी शिफ्ट, वो सेफ है। ठीक है, 130 प्लस। ठीक है, अब कुछ और चीजें मैं जो आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपको एक तो सबसे पहले CHSL का वो भर देना, जैसे वेबसाइट चलने लग जाए CHSL की सिटी चॉइस भर देना। ठीक है, अब मैं कुछ मेन से रिलेटेड बताना चाहूंगा। देखो CGL मेंस के लिए सबसे पहले आपको ये 3 चीजें करनी है, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी और कंप्यूटर। क्योंकि देखो नया वेंडर है, कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है, मॉन्टी हॉल दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, आप चांस नहीं ले सकते। बहुत ही क्रूशियल है, वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं, वैकेंसीज भी अराउंड 17.5 के तक हैं, तो आप चांस नहीं ले सकते। तो इसके लिए खासकर बहुत बच्चे इसकी वजह से मेरिट आउट हो जाते हैं। तो कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होते हैं वैसे तो, और क्वालिफाइंग है, बट प्लीज इसको सीरियसली लेना। और जिसको अच्छी ग्रेड पे की नौकरी चाहिए तो वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4600 ग्रेड पे के लिए। ठीक है, तो प्लीज कंप्यूटर को अच्छे से करना, प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स को भी बहुत अच्छे से करना। ठीक है, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखो तो मैं स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी अपने चैनल पे भी वीडियोस बना के डाल सकता हूँ। ठीक है, सेकेंडली आप ये मत सोचना कि बहुत चीज़ें लेट हो जाएंगी। मेरे को जो लग रहा है कि वो रिजल्ट आपको नवंबर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि चेयरमैन ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बोला है कि हम चीज़ें जल्दी ही करने की कोशिश करेंगे, और जो मेंस है वो नियर न्यू ईयर जा सकता है।
नियर न्यू ईयर। ठीक है, तो मैंने जो स्कोर बताया है, अगर आपका उतना आ रहा है अपनी तो आप किसी और की वीडियो को देखने में टाइम मत वेस्ट करें, और प्लीज 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 मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएं। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मोर ओवर, इतना स्कोर जो मैंने बताया है 130 प्लस नॉर्मलाइज्ड, 130 प्लस नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, और रॉ 130 से 135 के बीच में। तो वो प्लीज प्लीज मेंस की तैयारी जरूर करें। थैंक यू।